Today we will, in the biochemistry chapter, continuation of the biochemistry chapter, we will go through beta oxidation of fatty acids. So very good morning to all of you. So today we will see beta oxidation of fatty acid. All of us know that fat are the important source of our energy because इसका जो energy yield होता है वो बहुत high होता है. तो fat is the very important source of the energy because its energy yields is very high. Mainly ये कहाँ पे रहता है? एडिपोज टिश्यू में. वी ऑल नो कि ये स्टोर्ड रहता है एडिपोज टिश्यूज में एज ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में ये एडिपोज टिश्यू. और ये मेनली ये कंस्टिट्यूट ये स्टोर्ड रहता है. जैसे अगर हम लोग ये फास्टिंग में जब भी हम लोग भी देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन में, जब इसका रेगुलेशन देखेंगे तो जब हम लोग नॉर्मल फेड अप रहते हैं, खाना खाते हैं, तो ये फैट का स्टोरेज का काम होता है. जब फास्टिंग या स्टार्वेशन में हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है तब ये स्टोर्ड फैट से एनर्जी रिलीज होता है. क्लियर? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में ये क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ये ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड है. बीटा ऑक्सीडेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम. हम लोग देखेंगे कि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत लंबे हैं. तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू हर एक चेन के बाद एक एसिटाइल कोएंजाइम में, जब तक वो पूरे सब कार्बन को एसिटाइल कोएंजाइम में इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, ये दो कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल में टूटता जाता है. ठीक है, जब तक कि सारे 2 कार्बन कंपाउंड में ना टूट जाए. हम लोग भी देखेंगे कि इवन चेन फैटी एसिड, अधिकतर जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं. तो एक वक्त आएगा कि जब वो पूरे दो एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, वो एट लास्ट में फिर पूरा 2 के कार्बन एटम के कंपाउंड दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम में टूट जाएगा. In end we will see कि अगर odd number है तो क्या होगा, we will discuss this later. तो where this beta oxidation occurs? It occurs in mitochondria. ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मैट्रिक्स में, जहां पे हमने देखा था क्रेब्स साइकिल भी होता है. और ये जब एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएगा तो बिकॉज ऑल द साइकिल्स आर, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट क्रेब्स साइकिल, हम लोग देखे थे इस कहाँ से स्टार्ट होता है क्रेब्स साइकिल? एसिटाइल कोएंजाइम में से. तो जब यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम में बना तो वो कहाँ पे चला जाएगा? इट इज फेड डायरेक्टली इनटू द क्रेब्स साइकिल. वो आगे क्रेब्स साइकिल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो कि वी हैव आल्सो स्टडीड ईटीसी, कैसे फिर वो लास्ट में ईटीसी में फुल ब्रेकअप ऑफ एनर्जी हो जाएगा. तो जो ये बीटा ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम, दैट इज अ 2 कार्बन एंड कंपाउंड. और इस एसिटाइल कोएंजाइम का क्या फेट है? ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएंगे, फिर क्रेब्स साइकिल से ईटीसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ब्रेकअप होंगे, जहां एटीपी का जनरेशन होगा. तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? व्हाई वी आर टेलिंग बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन क्या है? ये मान लीजिए ये फैटी एसिड का फॉर्मूला है. ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है. ये अल्काइल ग्रुप है जिसको हम लोग R कहते हैं. कितने भी कार्बन हो सकते हैं उसमें, लॉन्ग चेन है, हम लोग R लिखते हैं. तो बीटा ऑक्सीडेशन हम लोग क्यों कहते हैं इसको? तो जो यहाँ से आप देखिए, जो कार्बन, जो सब पहला जो कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप है COOH. इससे जो कार्बन अटैच है दिस वन, ये कहलाता है अल्फा कार्बन. और नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन. ऐसा ही नंबरिंग होता है, अल्फा, बीटा, बीटा, डेल्टा, ओमेगा, ऐसे करके. तो एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन होता है वो इस कार्बन नंबर पे होता है, इस बीटा कार्बन पे ही अभी चेंजेस होंगे सारे. देयरफॉर इट इज नोन एज बीटा कार्बन.
बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला जो है, ये इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं COOH। तो जो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन इट इज नोन एज बीटा कार्बन, और इसी बीटा कार्बन पे ही सारे अभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होंगे। therefore this reaction या this process is known as beta oxidation of fatty acid, because it happens the oxidation of beta carbon में ही change अधिकतर होगा। we will see in the reactions or steps of the beta oxidation of fatty acid। अब है कि इसका साइट क्या, where it occurs। ये इट अकर्स मेनली लिवर में ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया में तो बता ही दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, लेकिन ये ज्यादातर किस ऑर्गन में, लिवर, किडनी एंड हार्ट में। ब्रेन में नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन और आरबीसी में नहीं होगा, बिकॉज वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो और अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग वी हैव टू स्टडी ओनली बीटा कार्बन ऑफ ऑक्सीडेशन, पर अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी होता है, और ओमेगा there are several types of fatty acid oxidation. इसमें we have to only we are concerned about beta oxidation of fatty acid. अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में कितने स्टेजेस हैं, तो मेनली इसमें 3 स्टेजेस हैं आपका। सबसे पहला है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ है, फैटी एसिड सब कहाँ है, ये एडिपोज टिश्यूज में है ज्यादातर। उसको पहले आपको एंट्री करवाना होगा ब्लड स्ट्रीम में, फिर वहां पे उसको फिर फ्री फैटी एसिड, क्योंकि ये बिना अगर फ्री नहीं करेंगे तो ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं होता है। तो वहां एक एंजाइम आता है लाइपेज, जो इसको एक्ट करके इसको फ्री करता है, फैटी एसिड को फ्री करता है और एंट्री ब्लड स्ट्रीम में एंट्री दिलाता है। उसके बाद भी ये इट्स कैन नॉट एंटर इनटू एन माइटोकॉन्ड्रिया जब तक उसको हम लोग फैटी एसिड को एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो द सेकेंड स्टेज इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड, मतलब एक्टिवेशन होने के बाद ही ये ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है, बिकॉज इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स में जाने के लिए उसको आउटर इनर से दोनों मेम्ब्रेन से पास करना होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन में तो फिर भी पोरिन्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जहां पे ये एंट्री इनको मिल जाएगी, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट परमिएबल टू दिस फैटी एसिड्स, इसलिए उसको वहां पे एक शटल का काम होता है, कार्निटिन शटल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। कार्निटिन शटल होता है जो उसको वहां से वहां अंदर मैट्रिक्स तक पहुंचाता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन है, उसके जो सारे एंजाइम्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले इसके 3 स्टेज में है। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड जो साइटोसोल में होगा, उसके बाद एक्टिवेटेड हो जाएगा, इसको एक्टिवेटेड होकर ये फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाता है। तो फिर एक्टिवेटेड फैटी एसिड दैट मींस एसाइल कोएंजाइम ए, उसको फिर मैट्रिक्स में डालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कार्निटिन शटल। With the help of carnitine shuttle, it been transported to the mitochondrial matrix, जहां पे mitochondrial matrix contains all the enzymes for the beta oxidation. तो proper जो beta oxidation है that will occur in mitochondrial matrix. Now we will discuss the step by step structure. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, मैंने बोला ना एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड इज नोन एज एसाइल कोएंजाइम ए। ओके, तो ये प्रोसीड कहाँ पे होगा, बाय द यहाँ पे जो एंजाइम हर जगह लगेंगे, एंजाइम है दैट इज फैटी एसिड थायोकाइनेज, या क्या सिंथेसाइज करेगा, एसाइल कोएंजाइम है। तो इसलिए इस एंजाइम को हम लोग एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज भी कहते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अभी माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं हुई है। अब ये थायोकाइनेज में यहाँ पे एटीपी यूज होता है, यू कैन सी ये एटीपी यहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ये फैटी एसिड है, फ्री फैटी एसिड, यहाँ पे कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल भी लगेगा और एक एटीपी यूज होगा।
तो कि क्या चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड कोएंजाइम ए, या इसी को हम लोग कहते हैं एसाइल कोएंजाइम ए, दैट इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी यूज होता है। तो दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द transport of fatty acid of acyl coenzyme A from cytosol to the mitochondria. I have told you कि जो ये इनर मेम्ब्रेन है, स्पेशली द इनर मेम्ब्रेन इज नॉन परमिएबल टू दिस फैटी एसिड। ये फैटी एसिड को आउटर मेम्ब्रेन में फिर भी पोर्स होते हैं, पोरिन्स कहते हैं, जहां पे ये एंटर हो जाएंगे, बट लॉन्ग चेन छोटे जो अगर बहुत छोटे छोटे चेन के कम कार्बन के फैटी एसिड हैं, दैट उनको एंट्री मिल जाएगी, बट स्पेशली फॉर दीज बिकॉज फैटी एसिड्स आर मोस्टली लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो ये लॉन्ग चेन जो है इसको ले जाने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्निटिन शटल। ये साइटोसोल है, ये है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड है, दैट इज फैटी एसिड या एसाइल कोएंजाइम है। ठीक है, और यहाँ ये किसके साथ, कार्निटीन के साथ अटैच होगा, कार्निटीन ही इसको अंदर ले जाएगा, और कार्निटीन के साथ अटैच होके क्या बनाएगा, फैटी एसिड कार्निटीन। और इसके लिए क्या एंजाइम जरूरत होगा, एसाइल ट्रांसफरेज 1। उसको फिर अब ये यहाँ से, अब यहाँ पे ये कार्निटीन के साथ अटैच हो गया, और एसाइल कोएंजाइम में कोई ये जो कोएंजाइम है, क्योंकि ये बार बार इसको फिर दूसरे को लाना है, यहाँ पे फ्री कर देगा, और उसके बाद अब ये कार्निटीन के साथ अटैच होके इसको ट्रांसलोकेज, दूसरा एंजाइम है ट्रांसलोकेज, मतलब ट्रांसलोकेट कर देगा, यहाँ से वहां पहुंचा देगा, और उसको ये अंदर पहुंचा दिया। देखिए ये बाहर था साइटोसोल में, ये कहाँ आ गया, अंदर आ गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसलोकेज। अब यहाँ पे फिर दूसरा हो जाएगा एसाइल ट्रांसफरेज 2। ये क्या करेगा, क्योंकि ये कार्निटीन की बार बार जरूरत होगी ना, मान लीजिए कोई एक कैरियर है, गाड़ी है, इसको यहाँ से बिठा के यहाँ पहुंचाया, फिर इस गाड़ी को यहाँ भेजना पड़ेगा ताकि वो फिर दूसरे को लेके आए, तो यहाँ पे एसाइल ट्रांसफरेज 2 जो है वो फिर कार्निटीन को यहाँ पे रिलीज करके और वापस साइटोसोल में भेज देगा। इसी को हम लोग कहते हैं कार्निटीन शटल। तो जो कि जो ये वापस से कार्निटीन के साथ पहले अटैच करेगा, उसके बाद वो मैट्रिक्स में आ जाएगा, फिर ट्रांसलोकेज के हेल्प से फिर वहां से फिर वो कार्निटीन को वहां से हटाकर वहां फ्री कर देगा, और ये देखिए वापस से वही एसाइल कोएंजाइम में वापस आ गया। यहाँ पे कोएंजाइम में हटा दिया था, यहाँ पे फिर जोड़ दिया, बिकॉज कोएंजाइम में एसाइल कोएंजाइम ए ही फैटी एसिड का एक्टिवेटेड फॉर्म है, इसी से आगे बीटा ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, और कार्निटीन को वापस कहाँ भेज दिया, साइटोसोल में, ताकि फिर वो दूसरे को ला सके। इसीलिए इसको शटल सिस्टम कहते हैं ना, शटल सिस्टम मतलब यहाँ से वहां कैरियर की जैसा पहुंचाने का, उसी का ये डिटेल है। एसाइल ग्रुप फ्रॉम एसाइल कोएंजाइम में इज ट्रांसफर टू कार्निटीन, या एसाइल में कोएंजाइम में अलग करके कार्निटीन के साथ अटैच हो गया था, और क्या बना लिया था, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज ये इसके थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अंदर आ गया। ठीक है, एसाइल कार्निटीन के रूप में यहाँ कार्निटीन अटैच हो गया इसके साथ, इस कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 के हेल्प से, और एसाइल कोएंजाइम को फ्री कर दिया। अब यहाँ ये इनर मेम्ब्रेन में आ गया, अब इनर मेम्ब्रेन में कहाँ से फिर ट्रांसलोकेज एंजाइम उसको अंदर मैट्रिक्स में भेज देगा। एसाइल कार्टिनीज is then shuttled across the inter, मतलब वहां से उसको शटल कर दिया गया, पहुंचा दिया गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में by the enzyme known as translocase। अब फिर एसाइल ग्रुप तो चाहिए, बिकॉज एसाइल ग्रुप ही उसका एक्टिवेटेड फॉर्म है, तो यहाँ फिर कोएंजाइम में जुड़ जाएगा और कार्निटीन को फ्री कर देगा, और वहां पे मैट्रिक्स बाय कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2 के थ्रू कार्निटीन को फाइनली क्या कर देगा, साइटोसोल में रिटर्न कर देगा, ताकि वो फिर से दूसरे को ला सके। वही चीज है, इसी वही दूसरा फिगर है, आप देख सकते हैं, ये एसाइल ट्रांसफरेज 1 है, ये एसाइल कार्निटीन बना के अंदर आ गया,
ये देखिए पोर्स भी है, इसके थ्रू भी आ सकता है, लेकिन इसमें पोर्स नहीं है। एसाइल कार्निटीन अंदर आ गया, फिर एसाइल कार्निटीन ये ट्रांसलोकेज के थ्रू फिर मैट्रिक्स में आ गया, और उसके बाद वो जो CP2 जो था वो इसको कार्निटीन को अलग करके फिर वापस से साइटोप्लाज्म में भेज दिया। तो दिस इज द कार्निटीन शटल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आप लोग को सिर्फ कार्निटीन शटल पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखना आ जाए, मतलब अगर ऑफलाइन एग्जाम शॉर्ट और वो टिपिकल एग्जाम अगर होगा तो असाइनमेंट बेसिस पे होगा तो फुल क्वेश्चन ही आएगा। बट मतलब दिस इसमें ये जो है ये प्रोसेस है, जो सेकंड स्टेप है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय द कार्निटीन शटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्लियर? सो नाउ अब तो अंदर आ गया। नाउ वी विल गो फॉर द स्टेप्स ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। अब हम लोग प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स में जाएंगे। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स आर देयर फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। यहाँ अब ये अंदर आ गया। प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बिकॉज ऑल दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। देयर आर 4 स्टेप्स फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन। 4 स्टेप है। पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे फिर एक FAD रिलीज होगा, डिहाइड्रोजिनेज। ये सब से हम लोग अब फेमिलियर हो गए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस। तो ये सब आपके लिए यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या होगा? FAD होगा। सेकेंड स्टेप इज द हाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो देयरफॉर द एंजाइम इज नोन एज हाइड्रेटेज। तीसरा स्टेप फिर ऑक्सीडेशन है। फिर ऑक्सीडेशन है तो यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा, जहां पे कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर विल बी NAD से NADH तक जाएगा। उसके बाद थायोलिक्टिक क्लीवेज होता है, बिकॉज मैंने बोला ना कि हर बीटा ऑक्सीडेशन में एक एसिटाइल कोएंजाइम में निकलता जाएगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम में इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो हर बार मान लीजिए हम लोग यहाँ एग्जांपल में लेंगे पाल्मिटॉयल से लेके ये 16 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर? तो जब एक बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में निकलेगा, प्लस जो बचेगा वो 14 कार्बन कंपाउंड बचेगा। जो फैटी एसिड बचेगा वो 40 कार्बन होगा। फिर ये वापस से फर्स्ट स्टेप में चला जाएगा। फिर ये आएगा यहाँ पे, अब ये 14 से हो जाएगा 12 एंड सो ऑन, 12 से 10, फिर 8, ऐसे करके। तो अगर हम लोग पाल्मिटाइल लेंगे, ये 16 कार्बन कंपाउंड है, तो 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है? 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा। और जो लास्ट स्टेप होगा, जब 4 कार्बन बचेगा लास्ट में, तो जो लास्ट स्टेप होगा 4, तो वो 2 लास्ट में 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए देगा। तो टोटल नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम दिस एग्जांपल पाल्मिटॉयल कोएंजाइम ए से, जो कि 16 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें 7 स्टेप होंगे और कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे? 8। और ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ पे चले जाएंगे? they will again enter to the Krebs cycle. So this is the summary of the beta oxidation, in which only 4 steps are there, 4 enzymes are there, जिसमें step 1 अभी oxidation है, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा। बस सिर्फ अंतर है कि यहाँ FAD होगा। सेकेंड स्टेप इज हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। तीसरा स्टेप फिर ऑक्सीडेशन है, जहाँ की हाइड्रोजन एक्सेप्ट NADH करेगा। और तीसरा है थाइलोटिक क्लीवेज। क्लीवेज इसलिए क्योंकि यहाँ 16 से 2 कंपाउंड बनेंगे, 16 से एक 14 का, एक 2 का। ऐसे ऐसे हर बार 2 कार्बन कंपाउंड का एक एसिटाइल कोएंजाइम में अलग होगा, जब तक कि पूरी तरह से ये 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज ना हो जाए। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट इवन नंबर। अगर इवन नंबर हुआ तो, अगर ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, दैट वी विल टॉक लेटर में। हम लोग बाद में बात करेंगे कि अगर इवन नंबर ऑफ कंपाउंड फैटी एसिड में कार्बन होंगे तो क्या होगा। तो वी विल सी द स्टेप 1 by 1। ये फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, जिसमें कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट कौन कर रहा था? FAD। ठीक है? और यहाँ एसिडाइल किसका? एसाइल कोएंजाइम का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो देयरफॉर द एंजाइम इज नोन एज एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। टू गिव अस क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसइनॉल कोएंजाइम ए बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है? यहाँ पे FAD रिलीज हो रहा है,
यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, FADH2। तो ये पहला रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें कि ये एसाइल कोएंजाइम में से ट्रांसइनॉल कोएंजाइम बन रहा है। एंड द एंजाइम इज एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। द नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रेशन, मतलब गिव एडिशन ऑफ वाटर। यू कैन सी यहाँ एक पानी मॉलिक्यूल यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोक्सीसाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रेशन हो गया और क्या बना आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। और जो एंजाइम का नाम क्या है, इनॉल कोएंजाइम हाइड्रेटेज, क्योंकि ये क्या था, इसका नाम था इनॉल ट्रांसइनॉल कोएंजाइम, इसका हाइड्रेशन हो रहा है, देयरफॉर the enzyme name is enol coenzyme hydratase. तो hydration of enol transenol coenzyme resulting into beta hydroxy acyl coenzyme. This is the second reaction, that is hydration, मतलब addition of water molecule. Third reaction is again the oxidation. यहाँ पे फिर हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा और एक्सेप्टेड बाय, यहाँ पे वहां FAD से एक्सेप्ट हुआ था, यहाँ NAD से एक्सेप्ट होगा, NAD से NADH बनेगा और हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में से क्या बन गया फिर, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम है। और द एंजाइम इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। ये क्या था, इसका नाम के आगे डिहाइड्रोजिनेज लगा दो, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम था, इसका क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो the enzyme will be beta hydroxy coenzyme dehydrogenase and that forming into beta keto acyl coenzyme है। and next the main, अब क्या होगा, क्लीवेज रिएक्शन, अब टूट जाएगा दो के बीच में, एक एसिटाइल कोएंजाइम है और दूसरा, अगर 16 से हम लोग स्टार्ट किए थे तो दूसरा कंपाउंड विल बी ऑफ कार्बन नंबर 14। द फोर्थ रिएक्शन इज द क्लीवेज ऑफ द टू कार्बन फ्रैगमेंट by splitting the bond between अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को स्प्लिट करके वहां से तोड़ देगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम थे, यहाँ पे यहाँ से टूटकर एक बनेगा आपका, एक कोएंजाइम में लग जाएगा क्योंकि दोनों के साथ कोएंजाइम में है। अब ये जो बना, एक तो एसिटाइल कोएंजाइम में बना 2 कार्बन कंपाउंड, और जो दूसरा बनेगा ये कितना कार्बन होगा, क्योंकि हम लोग 16 से शुरू किए थे तो ये 14 होगा, तो ये मेरिस्टोइड कोएंजाइम है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम विल बी एक्सेप्टेड बाय क्रेब्स साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री होकर ETS में जाकर ATP देगा और ये फिर अगेन ये चला जाएगा फिर से फर्स्ट स्टेप में, ये वापस से फर्स्ट स्टेप में जाके फिर ये चारों होगा, तो इस बार फिर 12 + 2 हो जाएगा। ऐसे करके हर बार क्लीवेज में एक 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम है और जो दूसरा बनेगा वो 2 कार्बन कम का कंपाउंड बनेगा। और लास्ट में जब 4 बचेंगे, जब 4 कार्बन कंपाउंड बचेंगे तब लास्ट जो रिएक्शन होगा, जो 7th रिएक्शन होगा, अगर हम लोग 16 मॉलिक्यूल से शुरू कर रहे हैं, 16 कार्बन एटम से शुरू कर रहे हैं, तो 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा और 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। ये देखिए, ये उसका कंसोलिडेटेड एक साथ देख सकते हैं आप लोग, दैट इज दिस वन इज द फर्स्ट रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, बट या ओनली डिफरेंस इज दैट FAD इज एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन आयन। सेकेंड वन इज हाइड्रेटेज, हाइड्रेशन हो रहा पानी से। तीसरा अगेन फिर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रहा, बट द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज NAD। उसके बाद फिर क्लीवेज हो रहा है जिसमें कि एक एसिटाइल कोएंजाइम है और दूसरा जो बनेगा वो पहला जो स्टार्टिंग जिससे किए थे उससे 2 कार्बन कम होगा। तो इसलिए हम लोग अगर 16 से शुरू किए हैं तो देखिए 7 बार 1 2 3 7 बार बनेगा, 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा और कितने एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे, 8। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर बार 2 कार्बन एटम कम शॉर्टेन होता जाएगा, जो चेन है वो हर बार टू शॉर्टेंड बाय 2 कार्बन एटम, ठीक है। और लास्ट में जब 4 कार्बन एटम बच जाएगा, मैंने अभी बता दिया 4 कार्बन एटम बनेगा तो 2
एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। लास्ट में जो लास्ट रिएक्शन होगा उसमें लास्ट में 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। अगर हम लोग एनर्जेटिक्स देखेंगे तो एक FADH से 2 ATP बनते हैं। ये एनर्जेटिक्स में आप लोगों को मैंने लास्ट में भी ETS में भी डिस्कस किया था कि कहीं पे 1.5, क्योंकि पूरा यहाँ पे ये जनरलाइज वे में लिखा है FADH से 2, लेकिन आपको बहुत बार 1.5 भी देखने को मिलेगा, बिकॉज कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है ये प्रोसेस में, तो एक्यूरेट में 1.5 होगा। तो फिर ये थोड़ा डिफर हो सकता है, तो उसमें कोई गलती होने, उसको गलत नहीं हम लोग मानेंगे। हम लोग इसको सम अप कर भी कि FADH से 2 और NADH से 3 मान के चलेंगे। जो भी आप पहले मानिएगा तो पूरा उसी को फॉलो कीजिएगा। अगर क्योंकि यहाँ पे 3 मान लीजिएगा, नेक्स्ट में फिर उसको 1.5 मान लीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा। आप जो भी मान, अगर 2 और 3 मान के चल रहे हैं तो पूरा कैलकुलेशन 2 और 3 के अनुसार करना है, ठीक है। तो यहाँ 7 साइकिल हो रहा है, 7 साइकिल में ये 35 ATP देगा इसके थ्रू, FADH से और NADH से। और एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ एंटर हो रहा है? क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में 12 ATP। अगर हम लोग 3 मान के चलते हैं, 3 और 2 तो 12 होगा, नहीं अगर 1.5 और 2.5 मान के चलिएगा तो 10 हो जाएगा, तो उससे डिफर होता है, वहां फिर 80 ATP आ जाएगा। तो इसलिए बोला कि जो मान के चलना है उसको लास्ट तक मान के चलना है, गलत किसी में नहीं होगा। तो हम लोग अगर 2 और 3 मान के चल रहे हैं तो एक क्रेब्स साइकिल से एसिटाइल कोएंजाइम में 96 ATP होते हैं, और 2 ATP यूटिलाइज हुआ था एक्टिवेशन में, उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो टोटल यील्ड जो है 129 ATP का होगा। इसको एक टेबुलर फॉर्म में देख लीजिए, 7 FAD है तो 14, फिर अगर NADH 17 और ये माइनस यहाँ 2 हो गया तो 129 होगा। और इसी को अगर आप 1.5 2.5 में मान के चलिएगा तो वहां यहाँ 108 आएगा। हाँ, अब वी आर टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे जो फैटी एसिड होते हैं रूमिनेंट्स में, वो क्या होते हैं कि ऑड चेन होते हैं। अभी हम लोग जो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन प्रोपियोनिल, वहां से लेके चले तो 16 है, तो अधिकतर जो मेनली जो होते हैं फैटी एसिड सब इवन चेन होते हैं। तो लास्ट में जब 4 बचेगा तो 2-2 हो जाएगा, तो फुल्ली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऑड चेन है, ऑड चेन है तो क्या होगा कि वो लास्ट में 3 और 2 बचेगा, तो वहां जो स्टार्टिंग के 3 रिएक्शन है वो सेम होंगे, ठीक है। जब लास्ट में क्या होगा, एक 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा और एक 2 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। जो लास्ट रिएक्शन होगा उसमें ये अनइवन है, ऑड है, तो लास्ट में वहां 2-2 हो जाता था, यहाँ 3 और 2 हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ तो वहां तक सेम आएगा, फिर लास्ट रिएक्शन वहां से चेंज हो जाता है। देखिए अब ये 3 कार्बन एटम 1 2 3 3 कार्बन एटम का बन गया, तो जो लास्ट रिएक्शन जो क्लीवेज था वो ना होके फिर ये दूसरे चेन में चला जाता है। जो 3 कार्बन चेन बचा था दैट इज प्रोपोनाइल, यहाँ पे इसमें एक ATP यहाँ पे यूज होगा। अब बायोटीन के प्रेजेंस में इस प्रोपियोनिल कोएंजाइम कार्बोलेक्स के में डिमिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम ए बनेगा। अब यहाँ पे यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट ऐड हो रहा है, तो अब यहाँ पे ये 3 कार्बन कंपाउंड था, अब ये 4 कार्बन कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब इवन नंबर हो गया वापस से। अब ये डिमिथाइल का फिर आइसोमेराइजेशन होगा, मतलब डिमिथाइल है तो डी से एल मिथाइल हो गया, एल मिथाइल ये आइसोमर्स है, तो डी से डेक्स्ट्रो से लिवो हो जाएंगे, ये एल मिथाइल मेल, और उसके बाद जो क्या होगा, ये अब ये क्योंकि ये 4 कंपाउंड हो गया, ये दिस विल चेंज मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम म्यूटेज। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। देखिए यहाँ से यहाँ पे जाके इसको एल मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम को रीअरेंज करके ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना लेंगे। इफ यू रिमेम्बर क्रेब्स साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम एक इंटरमीडिएट कंपाउंड था, तो दिस वहां पे ये सक्सिनाइल कोएंजाइम की वहां से एंट्री कहाँ हो जाएगी, क्रेब्स साइकिल में। तो फिर क्रेब्स साइकिल में ये जाकर ये पूरा अपने आप को फिर वो पूरी तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो ऑड चेन में क्या होगा कि जो लास्ट स्टेप में जो 3 कार्बन बनता है उसमें
ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होके 4 कार्बन कंपाउंड डी मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम में बनाएंगे, इसका आइसोमेरेजेस हो जाएगा तो एल मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम में बनेगा, फिर इसका मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होके ये अपने आप को जो एंड प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सक्सिनाइल कोएंजाइम में, एंड दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड। देखिए 4 कार्बन है और ये इसकी ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का, तो इसका वहां से इंटरमीडिएट उसका वहां से एंट्री हो जाएगा क्रेब्स साइकिल में, और इस फैटी एसिड का फुल्ली उसी को डिटेल में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। दिस इज अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन। आई हैव डिस्कस्ड बोथ अबाउट द इवन चेन एंड लॉन्ग चेन odd chain beta oxidation. So thank you very much. Thank you all of you.